फ्रेंड्स, आज हम लोग लेक्चर 6 शुरू करेंगे रेडॉक्स रिएक्शंस का। लेक्चर 6 आपको याद होगा, लास्ट लेक्चर में मैंने आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन सिखाया था। इस लेक्चर में अब पहली बार हम लोग है ना कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट्स या इक्विवेलेंट मास के बारे में बातचीत करना शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर में मेरा मेन कंसर्न क्या है कि कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट समझा जाए। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट या ना कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास किसे कहते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए, एक तो डेफिनेशन क्या है, दो चीजें हैं। एक तो जो ट्रेडिशनल डेफिनेशन है वो हम लोग समझें, ठीक है, कि इसका क्या मतलब होता है, और एक जो ट्रेडिशनल तरीके से ना समझ के उसकी फील आए कि ये चीज है क्या। व्हाट डू मीन बाय नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कहते किसे है ये पता चले हमें, इक्विवेलेंट मास किसे कहते पता चले। तो ऐसे ट्रेडिशनल डेफिनेशन क्या है या क्लासिकल क्लासिकल डेफिनेशन इसका क्या हो जाएगा। क्लासिकल डेफिनेशन हो जाएगा कि किसी भी चीज का वो मास जो 8 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करे वो उसका इक्विवेलेंट मास हो जाता है, या 1 ग्राम हाइड्रोजन से रिएक्ट करे या 35.5 ग्राम है ना क्लोरीन से रिएक्ट करे। तो मैं कह सकता हूं क्लासिकल डेफिनेशन क्या हो जाएगा, जैसे ये मैं पहले एग्जांपल लेता हूं। मान लीजिए जिंक जो है, ठीक है, जिंक है, ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, मिलके ये जिंक ऑक्साइड बना रहा है, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड बन रहा है, ठीक है। अब होता क्या है कि मान लीजिए ये कितना लगा, ये 32 ग्राम लगा, ठीक है, 32 ग्राम लगा, ठीक है, और ये 130 ग्राम लग गया, 130 ग्राम, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि 32 ग्राम ऑक्सीजन से 130 ग्राम जिंक रिएक्ट करता है, यानी 1 ग्राम से कितना करेगा, 1 ग्राम से कर जाएगा 130 बाय 32 ग्राम जिंक रिएक्ट करेगा, ठीक है। यानी 8 ग्राम से कितना करेगा, 8 ग्राम ऑक्सीजन से कितना करेगा, तो 130 बटा 32 गुणे 8 यानी 4, ये आ जाएगा 265 और ये आ जाएगा मेरे ख्याल से 32.5 ग्राम, ठीक है, 32.5 ग्राम आ जाएगा। तो हम कहेंगे क्या कि 8 ग्राम ऑक्सीजन से जितना जिंक रिएक्ट करा ये जिंक का इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा। दिस इज इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, ठीक है, जिंक का ये इक्विवेलेंट वेट हो गया। तो क्या सीखा मैंने सीखा कि कोई भी सब्सटेंस का अगर कितना अमाउंट रिएक्ट करता है 8 ग्राम ऑक्सीजन से या 1.008 ग्राम हाइड्रोजन से या जो है 35.5 ग्राम क्लोरीन से, कितना कोई चीज रिएक्ट करती है या डिस्प्लेस करती है उसको, वो उसका इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। मैं कह सकता हूं इक्विवेलेंट वेट इज द amount of substance which reacts or displaces 1.008 gram hydrogen or 8 gram oxygen or we can say 35.5 ग्राम क्या है ना क्लोरीन को डिस्प्लेस करे या उससे रिएक्ट करे, वो आपका है ना इक्विवेलेंट वेट हो जाता है। इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट ऑफ दैट सब्सटेंस, ठीक है। ये हम लोगों ने समझ लिया कि इक्विवेलेंट वेट कहते किसे हैं, ठीक है ना, किसी सब्सटेंस का इक्विवेलेंट वेट क्या होता है ये हमने जान लिया, लेकिन इसकी फील आनी चाहिए, ठीक है। तो ये तो क्लासिकल तरीका हो गया, किसी भी किताब में मिल जाएगा। एक्चुअली इसका क्या मतलब होता है इक्विवेलेंट और इक्विवेलेंट मास का, इसको समझने की जरूरत है। अब क्या है, मैं नॉन क्लासिकल तरीके से बता रहा हूं, है ना, एक एलिटर्म तरीका है, अल्टरनेट तरीका है जिससे समझा रहा हूं। मान लीजिए कि नाइट्रोजन है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके अमोनिया बनाता है, ठीक है। अब हम ह्यूमन बींग्स को ये तो पता है कि ये 1 मोल नाइट्रोजन 3 मोल हाइड्रोजन से रिएक्ट करके 2 मोल अमोनिया बनाता है, ठीक है।
ये स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से ही रेशियो बताता है। अगर ये 2 मोल लेंगे तो ये 6 मोल लगेगा और ये 4 मोल बनेगा। ठीक है, अच्छा अब होता क्या है कि ये मोल्स के रेशियो हैं, लेकिन इंसान को ना एक ऐसे अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चाहिए था। देखिए मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की यूनिट है, लेकिन मोल ना अलग अलग लगता है, किसी का कुछ मोल लग जाता है, किसी का कुछ मोल लग जाता है, किसी का कुछ मोल लग जाता है। ठीक है, इंसान को कोई ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस चाहिए था जिसके लिए वो निश्चिंत रहे कि उस किसी रिएक्शन में सबके नंबर ऑफ वो जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है सेम रहे। ठीक है, उस और सेम रहे, इक्विवेलेंट रहे, इसलिए नाम भी इक्विवेलेंट पड़ गया। मतलब क्या, अगर मैं कहूं कि यहां पर नाइट्रोजन 6 इक्विवेलेंट लगा है, आप बोले सर इक्विवेलेंट क्या है? इक्विवेलेंट मोल का भाई है, कजन है। ठीक है, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस बताते हैं, तो इक्विवेलेंट भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की ही यूनिट है। ठीक है, इक्विवेलेंट जो है वो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस ही बताता है और कुछ अलग चीज नहीं बताता। हाँ, पर एक बहुत अच्छी बात क्या है, किसी रिएक्शन में सबके मोल्स अलग अलग हो सकते हैं, पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा सेम रहेंगे। अब ध्यान देने वाली बात है, ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, ये भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, दोनों में कोई ना कोई रिलेशन होगा। मैं यहां पे दे रहा हूं नाइट्रोजन के केस में मोल में 6 मल्टीप्लाई करने पर इक्विवेलेंट आ रहा है। ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन के केस में सिर्फ 2 मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जा रहे हैं, और यहां पर 3 मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जा रहे हैं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक ऐसा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है जो किसी भी रिएक्शन में सारे स्पीशी का बराबर लगता या खपता है, बनता या खपता है। और इस नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को निकालते कैसे हैं? ये मोल से रिलेटेड है, मोल में कोई फैक्टर मल्टीप्लाई करने पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आता है। यानी मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स, ठीक है, मैं लिख सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू, ये जो फैक्टर बार बार मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं इसको हम लोग वैलेंसी फैक्टर कहते हैं। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर कहा जाता है। ये चीज आपका है ना, अभी मैंने सीखा कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स किसे कहते हैं। इक्विवेलेंट वेट तो समझ में आ गया, इक्विवेलेंट मास किसे कहते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी समझ में आ गया। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स के लिए मैं क्या डेफिनेशन दे सकता हूं? मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which has a unique property that number of equivalents consumed or produced in a reaction is equal for all species involved in the reaction। ठीक है, involved in the reaction ठीक है, तो सबके लिए बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स क्या है? नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एक मोल जैसी चीज है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, जिसकी एक ऐसी प्रॉपर्टी है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो है किसी भी रिएक्शन में जो कंज्यूम होता है किसी का या प्रोड्यूस होता है किसी रिएक्शन में कोई चीज, ठीक है, तो सबके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हमेशा क्या होते हैं, है ना, इक्वल रहते हैं, बराबर रहते हैं। ठीक है, अब आइए इसके डिटेल में चलते हैं। ठीक है, इसके डिटेल में जाना कहीं ना कहीं इस चैप्टर का, है ना, लेआउट तय करेगा कि हम इस चैप्टर में करने क्या वाले हैं। ठीक है, हम किन किन चीजों पे बातचीत करेंगे इस चैप्टर में, वो डिटेल चीजें, है ना, एक लेआउट पता चल जाएगा अगर हम इसके डिटेल में जाते हैं। तो मैं इस इक्वेशन को फिर से लिख रहा हूं, है ना, मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं। क्या मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। ये हमारा, है ना, मेन डेफिनेशन है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का। हम आज के बाद हम लोगों को कभी भी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने होंगे, यही फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकल सकते हैं? नंबर ऑफ मोल्स निकालने के मुझे ऐसा लगता है कि 4 प्रोसेसेस हैं। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स होता है, ठीक है ना, वॉल्यूम एट एसटीपी ऑफ एनी गैस डिवाइड बाय 22.4 मोल्स होता है, ठीक है ना, ये सब मोल कॉन्सेप्ट में आपने पढ़ा होगा। या नंबर ऑफ एटम्स अगर पता हो तो डिवाइड बाय एवोगैड्रो नंबर कर दीजिए तो भी मोल्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर आपको मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स करेंगे किसी सॉल्यूशन के लिए तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा,
ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड इक्वल टू मोलरिटी इनटू वॉल्यूम। तो इतने तरीके से तो आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। अब अगर ये तो हमें पहले से पता है, हम लोग मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ भी चुके हैं, ठीक है। अब अगर मैं वैलेंसी फैक्टर हमेशा निकाल सकूं केमिस्ट्री में हर स्पीशी का, तो मेरे लिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स नई बात नहीं रह जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमेशा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल पाऊंगा। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैसे कैसे निकलेंगे और किन किन चीजों के निकल सकते हैं? तो पहली चीज एसिड्स के निकल सकते हैं, दूसरा बेसिस के निकल सकते हैं, एसिड बेसिस मैं सिखाऊंगा आपको ये सारी चीजों के, है ना, वैलेंसी फैक्टर निकालना सिखाऊंगा कि एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, बेस का कैसे निकलता है, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, आयंस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है ना, एसिडिक ऑक्साइड्स का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है ना, बेसिक ऑक्साइड्स का वैलेंसी फैक्टर्स कैसे निकलता है, ठीक है ना, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, रिड्यूसिंग एजेंट्स का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, डिस्प्रपोर्शनेशन के केस में ना, डिस्प्रपोर्शनेशन के केस में वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है। तो अगर हम ये 7-8 तरीके जो है ना, मेरे ख्याल से 9 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 चीजों का अगर हम वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख जाए, ये हमें आता है, तो हम इस दुनिया में किसी भी चीज का नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का कुछ डायरेक्ट निकालने का भी फॉर्मूला हो सकता है। एक तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए कि भाई अगर वेट दिया तो वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, इनटू अगर एसिड है तो एसिड का वैलेंसी फैक्टर, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, अगर बेस है तो बेस का वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। तो इनमें से 4 कोई, इनमें से 9 कोई भी हो सकता है, तो एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कई केसेस में आप, है ना, डायरेक्ट भी कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, डायरेक्ट भी, है ना, निकाला जा सकता है। कैसे? हम लोग इसको देख सकते हैं एक एक करके। अब जैसे फॉर इंस्टेंस अगर आप पहला केस ले लीजिए, इस केस को लीजिए, अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालता हूं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर करके, ठीक है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इनटू वैलेंसी फैक्टर किया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या कह सकता हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर कहा मैंने, इस वैलेंसी फैक्टर को नीचे कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको बता दूं कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वेट, ठीक है, इक्विवेलेंट वेट कहते हैं। ये एक चीज मिली मुझे, ठीक है, और दूसरी चीज क्या मिली, इस चीज को इक्विवेलेंट वेट कह सकते हैं, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं किसी भी चीज का। अगर आपको वेट पता है तो आप उसके इक्विवेलेंट वेट से उसको क्या करिए, डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालने का एक डायरेक्ट तरीका मेरा। तो इस ड्रिल से मैंने 2 चीज निकाली। एक चीज निकाला मैंने कि अगर आपको वेट पता है तो आप डायरेक्टली इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर सकते हैं, आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। तो अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट दैट नंबर ऑफ मोल्स निकाल के वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई करके तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आते ही आते हैं, पर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट करके भी तुरंत निकाल सकते हैं। या अच्छा, और हाँ, एक चीज और मैंने अभी सीखा कि इक्विवेलेंट वेट निकलता कैसे, इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर। एक चीज ये सीखा मैंने कि अगर आपको इक्विवेलेंट वेट निकालना हो, ये चीज आपकी यहां से आ जाएगी, ठीक है, ठीक। एक चीज निकल गया। आइए अब दूसरी चीज उठाते हैं, ये तो उठा लिया, ये उठाते हैं, ठीक है। वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 क्या देता है मुझे, ठीक है ना। तो देखते हैं नेक्स्ट चीज क्या, सेकंड चीज, अगर मैं नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऐसे निकाल रहा हूं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 इनटू वैलेंसी फैक्टर, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय 22.4 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर। इसको नीचे कर दिया मैंने, ठीक है। अब मैं बता दूं 22.4 लीटर्स, है ना, डिवाइड बाय वॉल्यूम एट एसटीपी, किसी भी गैस, 1 मोल गैस जो है ना, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर पे जितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है वो 22.4 लीटर्स होता है, डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर को
हम लोग इक्विवेलेंट वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम। तो एक डेफिनेशन और मिला, जैसे मैंने अभी देखा कि मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर इक्विवेलेंट वेट होता है, ऐसे ही 22.4 लीटर अपॉन, है ना, वैलेंसी फैक्टर जो है ना, इक्विवेलेंट वॉल्यूम हो जाता है। और इक्विवेलेंट वॉल्यूम यहां रख दीजिए तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल्स टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ये आ जाएगा, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इक्वल टू वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, ठीक है, ये नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आ जाएगा। तो यहां पे मैंने क्या सीखा, यहां पे एक और नई बात मैंने सीखी कि अगर आपको, है ना, वॉल्यूम एट एसटीपी पता है तो आप डायरेक्टली इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए। अगर आपको वॉल्यूम एट एसटीपी पता है तो आप डायरेक्टली उसको इक्विवेलेंट वॉल्यूम से डिवाइड कर दीजिए, आपको नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मिल जाएंगे। अब आप कोई पूछ सकता है सर ये इक्विवेलेंट वॉल्यूम होता क्या है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम कैसे निकलता है, इक्विवेलेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू 22.4 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, 22.4 डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर इज कॉल्ड इक्विवेलेंट वॉल्यूम। दो चीजें आ गई। अब नेक्स्ट चीज क्या, ये उठा लीजिए, क्या, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम उठाते हैं, देखते हैं इससे क्या मिल सकता है हम लोगों को, कुछ नया मिलता है कि नहीं। तो नेक्स्ट चीज क्या, थर्ड चीज ये है कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैन आल्सो बी रिटन एज, है ना, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स कैन आल्सो बी रिटन एज मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना, मोलारिटी इनटू वॉल्यूम, वॉल्यूम इन लीटर्स इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है। अच्छा, अब हमें पहले से पता है ना, हम जानते हैं कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स होता है, ठीक है ना। अगर आपको नहीं पता तो अभी से जानना चाहिए, नंबर ऑफ नॉर्मेलिटी जो है नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है, मोलारिटी नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर होता है, ठीक है। तो ये चीज तो है, यानी मैं कह सकता हूं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। एक बात, एक चीज सीखने को मिली, ठीक है, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को आप डायरेक्टली भी निकाल सकते हैं। कैसे, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर आप डायरेक्टली निकालते हैं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू, आपने देखा अभी, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू होता है नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स। तो यहां पर आप नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं ऐसे, नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर्स, ऐसे करके निकाल सकते हैं। और अगर किसी ने पूछा कि व्हाट इज नॉर्मेलिटी, तो आप इसका जवाब दे सकते हैं क्या, कि नॉर्मेलिटी इज बेसिकली इक्वल टू नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स डिवाइड बाय वॉल्यूम इन लीटर्स, ठीक है, ये आ जाएगा नॉर्मेलिटी। तो ये सब सपोर्टिंग फॉर्मूले हैं, ये सपोर्टिंग फॉर्मूले हैं। अब जाकर ये एक ट्रीटमेंट जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट का है वो कंप्लीट होता है। मैंने देखा यहां पे कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स आप कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकाल सकते हैं आप, है ना, वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट, वॉल्यूम एट एसटीपी डिवाइड बाय इक्विवेलेंट वॉल्यूम, या नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम, या आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए और वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। वैलेंसी फैक्टर इनमें से जो भी चीज होगी उसका वैलेंसी फैक्टर आप रख दीजिए, ठीक है। इससे पहले कि मैं इस चीज पे और फर्दर बातचीत करूं, वैलेंसी फैक्टर पे और बातचीत करूं, मैं एक चीज और आपके, है ना, निगाह में लाना चाहता हूं, है ना, नोटिस में लाना चाहता हूं। इन दोनों को आप डिवाइड करिए, है ना, आप डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, या ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट सेम है, यानी इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। तो मैं कह सकता हूं नॉर्मेलिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। मैंने ये चीज हासिल आई, ठीक है, और क्या देखा मैंने, ये कैंसिल हो गया, यानी मैं कह सकता हूं नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है। ध्यान रखिएगा वैलेंसी फैक्टर सॉल्यूट का लिया जाएगा यहां पे, ठीक है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, ऑफ सॉल्यूट। तो आज मैंने एक और बात नहीं सीखी यहां पे, क्या मैंने अभी अभी सीखा कि नॉर्मेलिटी और मोलारिटी में भी एक रिलेशनशिप मिल गया मुझे, ठीक है, वो भी एक सपोर्टिंग फॉर्मूला ही है, नॉर्मेलिटी इज इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू वैलेंसी फैक्टर, ठीक है ना, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा ये चीज। तो अब जाके मैं कह सकता हूं कि मैंने एक कंप्लीट ट्रीटमेंट नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स का कर दिया। मैंने आपको क्या समझाया इतने देर में, मैंने समझाया कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स जो होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी रिएक्शन में, ऐसे समझिए, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स मोल की तरह ही अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है, और इनकी एक खास बात है जो मोल में नहीं है। मोल में क्या होता है कि मोल में किसी रिएक्शन में हर
आदमी के या हर स्पीशी के नंबर ऑफ मोल्स अलग अलग लग सकते हैं, लेकिन मोल का ये कजन जैसा है। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि ये सबके लिए बराबर लगता है किसी रिएक्शन में। मतलब अगर स्पीशी ए के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अगर 10 हैं तो उस रिएक्शन में स्पीशी बी के नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स भी 10 ही होंगे, प्रोडक्ट के भी 10 ही इक्विवेलेंट होंगे। ठीक है, निकलता कैसे है ये आप देख चुके हैं। ठीक है, हमें ये चीज पूरी समझ में आती है, ये चीज पूरी समझ में आती है, हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ा है। पर हाँ, ये चीज हमारे लिए नई है, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर ऑफ एसिड, बेस, सॉल्ट, आयन, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, डिस्प्रोपोर्शनेशन, कैसे कैलकुलेट किया जाए वैलेंसी फैक्टर। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो यही है कि हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर। हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर, हाउ टू कैलकुलेट वैलेंसी फैक्टर। अब वैलेंसी फैक्टर में मैंने कहा, क्योंकि देखिए नंबर ऑफ इक्विवेलेंट समझने के लिए वैलेंसी फैक्टर का कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एसिड्स के लिए देखेंगे। ठीक है, ए फॉर एसिड्स, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड। तो एसिड के लिए वैलेंसी फैक्टर कैसे हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर ऑफ द एसिड इज इक्वल टू नंबर ऑफ H प्लस आयंस फर्निश्ड बाय एसिड, furnished by number of H plus ions furnished by acid in aqueous medium। ऑफ कोर्स एसिड का वन मॉलिक्यूल, ठीक है, एक मॉलिक्यूल एसिड कितना H प्लस आयन प्रोड्यूस करता है वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाता है। ठीक है, मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना, मैं कहना चाहता हूं कि अगर एसिड जो है फॉर एग्जांपल पहला, अगर एसिड HCl है या एसिड H2SO4 है, एसिड HClO4 है, नहीं या H3PO4 है, तो इनका वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेगा। ठीक है, चौथा H3PO3, मैं ये क्वेश्चन के उत्तर दे रहा हूं, है ना, H3PO2 और सिक्स्थ H3BO3, है ना, तो ये एसिड्स हैं और इनका मुझे वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो आपको मालूम है कि HCl जो है ना, एक्वस मीडियम में एक मॉलिक्यूल एक ही H प्लस प्रोड्यूस करेगा, तो इसका वैलेंसी फैक्टर जो है ना 1 हो जाए। अगर कोई पूछे कि व्हाट विल बी द इक्विवेलेंट वेट ऑफ HCl, तो आप निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट वेट कैसे होता है, मॉलिक्यूलर वेट, क्लोरीन कितना 35.5 और प्लस 1 36.5 वेट, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी फैक्टर, ये इसका इक्विवेलेंट वेट आ जाएगा। ठीक है, आप इक्विवेलेंट वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही H2SO4 का कैसे, आप देख रहे हैं एक मॉलिक्यूल अगर आप लेंगे ये 2 H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, 2 H प्लस प्रोड्यूस कर रहा है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइड बाय वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर 2 है। ठीक है, और मॉलिक्यूलर वेट 98 आता है, यानी आप कह सकते हैं इसका इक्विवेलेंट वेट जो है 49 ग्राम पर इक्विवेलेंट होगा, है ना, पर इक्विवेलेंट हो जाएगा। H3PO4 कैसा हो जाएगा, 3H प्लस प्लस SO4 2 माइनस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, ये दोनों जो एसिड्स हैं दे आर एक्सेप्शन। ठीक है, इसे मैंने इन्हें यहां दिया है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे H3PO4 का स्ट्रक्चर कैसा होता है। H3PO4 जो होता है वो ट्राई प्रोटिक एसिड है ना, नो डाउट, POOH, ठीक है, ऐसा होता है। पर H3PO3 जो होता है वो सिर्फ डाइप्रोटिक ही होता है। क्यों, क्योंकि जो ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सी एसिड्स में हाइड्रोजन वही एसिडिक माने जाते हैं जो ऑक्सीजन जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से कनेक्टेड हो। ऐसा इसलिए क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कनेक्टेड होगा तो उसके ऊपर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, और जब हाइड्रोजन में डेल्टा पॉजिटिव आता है उसके H प्लस के रूप में निकल जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। अक्सर ये बॉन्ड टूट जाएगा और ये निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, OH, लेकिन यहां पे एक H डायरेक्टली जुड़ा हुआ है फास्फोरस से, और आपको मालूम है कि फास्फोरस और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लगभग आसपास होती है, इसलिए ये उतना बॉन्ड पोलर नहीं है, इसलिए इस हाइड्रोजन के ऊपर कोई डेल्टा पॉजिटिव नहीं आएगा, इसलिए इसके एसिड के रूप में निकलने के चांसेस बहुत कम है। तो मैं कह सकता हूं कि H3PO4 में तीनों हाइड्रोजन एसिडिक थे। ठीक है, लेकिन यहां पर है ना सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन एसिडिक है, एक हाइड्रोजन एसिडिक नहीं है। तो H3PO3 जो है वो जब भी पानी में जाता है सिर्फ 2 ही H प्लस निकलते हैं, दिखते 3 है पर 2 ही फर्निश होंगे, HPO4 2 माइनस, तो इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 2 ही हो जाएगा। यानी इसका इक्विवेलेंट वेट अगर आप निकालेंगे, इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो जो भी इसका मॉलिक्यूलर वेट होगा डिवाइड बाय 2 करेंगे। जबकि यहां पर
अगर आप इक्विवेलेंट वेट निकालेंगे तो वो हो जाएगा मॉलिक्यूलर वेट अपॉन 3 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही H3PO2 के केस में आप क्या कह सकते हैं, H3PO2 के केस में कह सकते हैं कि H3PO2 में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है, OH H। ठीक है, एक ही हाइड्रोजन एसिडिक होता है जो ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसलिए ये पानी में जाने के बाद सिर्फ एक ही H+ आयन प्रोड्यूस करता है ना, और बाकी और कुछ नहीं। बाकी दो हाइड्रोजन इसके रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कहे जाते हैं। जो हाइड्रोजन नहीं निकलता वो एसिडिक नहीं है, बल्कि इन हाइड्रोजन्स को हम लोग रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स कहते हैं। ठीक है, दे आर कॉल्ड रिड्यूसिंग हाइड्रोजन्स। ठीक है ना, हाइड्रोजन की तरह इस्तेमाल, रिड्यूसिंग हाइड्रोजन है, दिस इज ऑल्सो रिड्यूसिंग हाइड्रोजन। ठीक है, तो जब भी ये है ना, ये बात में रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है तो ये H लूज कर जाता है। ठीक है, H लूज कर जाता है तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह जब भी काम करता है, तो इसलिए इस हाइड्रोजन को आप रिड्यूसिंग हाइड्रोजन कहते हैं। तो यहाँ पे H3PO2 है, ये H+ प्लस H2PO4 माइनस। ठीक है, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है, तो मैं कह सकता हूं इसका इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा वो इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 1 हो जाए। अच्छा, अब बात H3BO3 की, तो ध्यान रखिएगा H3BO3 में 3 हाइड्रोजन दिखते हैं। ठीक है, पर ये अरीनियस एसिड नहीं है, मैंने पहले भी बताया है। H3BO3 होता कैसा है, बल्कि ऐसा होता है BOH OH OH। ठीक है, इनके है ना, इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमेशा इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से है ना, ये हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है, तो हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करेगा, तो अक्सर ये वाटर में, एक्वस मीडियम में वाटर की हाइड्रोलिसिस कर देता है ना, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाता है। ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, OH इसी से जुड़ जाता है। बल्कि आपको H3BO3 को ऐसे देखना चाहिए, BOH होल थ्राइस, ऐसा होता है, BOH होल थ्राइस है। ठीक है, एक OH इससे जुड़ जाएगा, एक H+ निकल आएगा, यानी मैं क्या कर सकता हूं, BOH होल 4 माइनस प्लस H+, ऐसे हो जाए। तो आप देख सकते हैं कि पानी में जाने के बाद H3BO3 ने 3 हाइड्रोजन ना प्रोड्यूस करके सिर्फ एक हाइड्रोजन प्रोड्यूस किया है, इसलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1 हो जाएगा, और इसका इक्विवेलेंट वेट जो है, इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1 ही रहेगा। ठीक है, तो ये लास्ट के जो 3 चीजें थी है ना, वो आपको ध्यान देनी चाहिए, एक्सेप्शनल है। ठीक है ना, एक्सेप्शनल है, और है ना, आपसे कभी भी वैलेंसी फैक्टर निकालने में गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट चीज सीखते हैं कि बेस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकालते हैं। बेस का वैलेंसी फैक्टर निकालने के लिए है ना, क्या करना होगा, तो अब मैं यहां पे पहले तो चेंज करूं टॉपिक, है ना, टॉपिक है सेकंड, बेस, हाउ टू कैलकुलेट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ बेसिस। ठीक है, बेसिस के वैलेंसी फैक्टर को कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ठीक है, जैसे वहां H+ की बात थी, यहां OH हो जाएंगे। क्या, नंबर ऑफ OH माइनस आयंस फर्निश्ड बाय बेस। ठीक है, बाय बेस इन एक्वस मीडियम, बेस इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में कितने OH माइनस आयन एक बेस प्रोड्यूस करता है ना, जब उसे एक मॉलिक्यूल बेस को अगर आप डालते हैं, कितने OH माइनस आयन प्रोड्यूस करेगा, वो उसके वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही सरल है, इजी है ना, कुछ भी नहीं है इसमें, आप इसके पास बहुत, इसमें कोई एक्सेप्शन भी नहीं होता है, आप डायरेक्टली है ना निकाल सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल यहीं दे देता हूं। फॉर एग्जांपल, पहला मान लीजिए NaOH, तो आपको पता है NaOH पानी में जाने के बाद, एक्वस मीडियम में जाने के बाद Na प्लस एक्वस और प्लस OH माइनस एक्वस में है ना चेंज हो जाएगा। तो इसका वैलेंसी फैक्टर आप देख सकते हैं, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, सिर्फ एक OH माइनस प्रोड्यूस किया है। अगर मैं इसके इक्विवेलेंट वेट की बात करूं तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो आ जाएगा वो आ जाएगा मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। अगर आप कोई और बेस लेते हैं, मान लीजिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं, तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये पानी में जाने के बाद कैल्शियम एक्वस और ट्वाइस OH माइनस एक्वस में चेंज कर जाएगा, तो इसके वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। यानी यहां पर अगर आप इसका इक्विवेलेंट वेट निकालना चाहे तो मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। ठीक है, तो दूसरी चीज हम लोगों ने बेसिस का भी इक्विवेलेंट वेट निकालना है ना सीख लिया, या वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख लिया। मन में ये आ सकता है कि सर ये आर्हीनियस एसिड और बेसिस का आपने डेफिनेशन बताया,
कल को अगर लेविस एसिड और बेस होगा तो क्या होगा, तो अगर लेविस एसिड एंड बेसिस आएंगे तो उस केस में वो रिडॉक्स का केस हो जाएगा, क्योंकि आप कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं या इलेक्ट्रॉन देते हैं तो आपके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंज हो जाएगा। तो वो हम लोग ऑटोमेटिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट का जब वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर रहे होंगे तब वो कवर हो जाएगा। तो उसके लिए आपको विशेष टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, वो हम लोग आगे चल के कवर करेंगे। तो अभी आप सिर्फ आर्हेनियस का ही डेफिनेशन समझिए। अब नेक्स्ट चीज क्या, तीसरी चीज है आयंस। आयंस का आप वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है, हाउ डू यू कैलकुलेट द वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयंस। तो बहुत ही सिंपल है, आप आयंस का वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैलेंसी फैक्टर ऑफ आयंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, है ना, मैंने शब्द इस्तेमाल किया मैग्नीट्यूड, मतलब सिर्फ मुझे उसकी वैल्यू से मतलब, उसके प्लस चार्ज है कि माइनस चार्ज है उससे मतलब नहीं है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन आयन, चार्ज ऑन दैट आयन, उस आयन पर जो चार्ज है उसका कितना मैग्नीट्यूड है वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा, ठीक है ना, वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। यानी अगर मैं यहां पर कई सारे आयंस ले लूं तो मैं बड़ी आसानी से उसका वैलेंसी फैक्टर निकाल सकता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं फर्स्ट केस आयरन +2, सेकेंड केस आयरन +3, थर्ड केस पॉलीएटॉमिक चीजें ले लें, सल्फेट, ठीक है ना, सल्फेट या KMnO4- या FeCN होल 6 3- या FeCN होल 6 4-, ठीक है, बड़ा आसान है। वैलेंसी फैक्टर क्या हो जाएगा, वैलेंसी फैक्टर, तो इसका वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा 2, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा एटॉमिक वेट ऑफ आयरन 56 डिवाइड बाई 2, 4 2 28। लेकिन अगर आयरन +3 होगा तो इसका वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा, तब आप ये 56/3 लिखेंगे। तो एक चीज और बहुत क्लियर हो रही है कि किसी भी स्पीशी का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट होता है, लेकिन इक्विवेलेंट वेट बदल सकता है। यहां पे देखिए इक्विवेलेंट वेट बदल गया, 3 1 3 26, 3 8 24 20.67 आई गेस। तो आप देख सकते हैं एटॉमिक वेट कांस्टेंट होता है हमेशा, लेकिन इक्विवेलेंट वेट कांस्टेंट नहीं होता, डिपेंड करता है कि आप किस फॉर्म में है, किस स्टेट में है ना, वेरिएबल होता है, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में आपके वैलेंसी फैक्टर्स बदल सकते हैं, और वैलेंसी फैक्टर्स अगर बदलेंगे तो आपका इक्विवेलेंट वेट जरूर बदल जाएगा। अब यहाँ पे सल्फेट है, नेगेटिवली चार्ज है, हार्डली मैटर्स, आप नेगेटिवली चार्ज है तब भी आपका वैलेंसी फैक्टर यहाँ पे 2 ही हो जाएगा, यानी जो आपका मॉलिक्यूलर वेट है ना, डिवाइड बाय आपका 2 हो जाएगा। ऐसे ही MnO4 के MnO4 का 1 हो जाएगा। भले ही दोनों स्पीशी एक जैसे दिख रहे हैं, पर अगर उन पे चार्ज अलग अलग है तो डेफिनेटली उनका मॉलिक्यूलर उनका वैलेंसी फैक्टर जो है वो अलग अलग होगा, और अगर उनका वैलेंसी फैक्टर अलग अलग होगा तो ऑफ कोर्स उनका इक्विवेलेंट वेट भी अलग हो जाएगा। यहाँ मॉलिक्यूलर वेट बाई 2, यहाँ मॉलिक्यूलर वेट बाई 3, और यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट बाई क्या 4 हो जाएगा, ठीक है। तो अब तक हम लोगों ने 3 चीजें सीख ली कि एसिड का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है, बेसिस का कैसे निकलता है, आयंस का कैसे निकलता है, ठीक है। आइए अब अगली चीज देखते हैं कि सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर में क्या होता है, सॉल्ट का वैलेंसी फैक्टर होता है, वैलेंसी फैक्टर ऑफ सॉल्ट इज टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन या टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन, ठीक है, टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन या और टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन, ठीक है, ये आपका है ना वैलेंसी फैक्टर हो जाता है, ठीक है, ये आपका वैलेंसी फैक्टर हो जाता है, ठीक है। तो अगर वैलेंसी फैक्टर मालूम है तो कोई आपसे अगर इक्विवेलेंट वेट पूछता है तो आप तुरंत निकाल सकते हैं। अब जैसे मेरे पास यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं, है ना, क्या है, जैसे Al2SO4 होल थ्राइस, ठीक है ना, या Mg3N2 या K2HgI4, ठीक है, फोर्थ K2Zn होल थ्राइस FeCN होल 6 होल ट्वाइस, ठीक है, या फिफ्थ K3FeCN होल 6
सिक्स्थ MgNH4PO4.2H2O और सेवेंथ वाला हो जाएगा है ना FeSO4.NH4 होल ट्वाइस SO4.24H2O। ठीक है, अब ये सॉल्ट्स हैं और इनका मुझे वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट करना है। तो मैंने कहा उतना मुश्किल काम नहीं है, आप बड़े आसान से निकाल सकते हैं। टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन एंड टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन। तो आप इसको अगर समझते हैं, ऐसे तोड़ दीजिए, या ऐसे टूट जाएगा। हाँ, सॉल्ट्स को तोड़ के जरूर देखना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन, एक कैटायन पे 3 है, 2 कैटायन पे कितने हो जाएंगे 6। ठीक है 6, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 6 हो जाएगा। या एक एनायन पे 2 है, 3 2 6, ठीक है 6 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं इसका वैलेंसी फैक्टर 6 हो जाएगा। ठीक है, और अगर इसका वैलेंसी फैक्टर 6 हो जाएगा तो इसका इक्विवेलेंट वेट कितना होगा, जितना इसका मॉलिक्यूलर वेट आएगा डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। समझ में आ रही बात, यानी एल्यूमिनियम सल्फेट का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो उसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ऐसे यहां कर लीजिए, थ्राइस मैग्नीशियम +2 प्लस ट्वाइस N-3। ठीक है, अगेन आप देख सकते हैं 2 3 6 या 2 × -3। अगर नेगेटिव है तो भी आप उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे। ठीक है ना, टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन या टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन, यहाँ पे देख रहे हैं आप 6 आ जाएगा। इसका भी इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा इस चीज का, इस मैग्नीशियम नाइट्राइड का जो इक्विवेलेंट वेट होगा वो इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए K2HgI4। ठीक है, ये देखने में जरूर ऐसा लगता है पर ये होता ऐसा है ना, ये एक कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है और पानी में जाने के बाद ऐसे टूटेगा। कई लोगों ने अगर इसको किया होगा सॉल्व तो उससे गलती हो गई होगी। ठीक है, क्योंकि आप सोचते हैं यहाँ +2 है और मरकरी पे +2 होगा, तो यानी इसका वैलेंसी फैक्टर +4 तो नहीं हो जाएगा। नहीं, इसका वैलेंसी फैक्टर +4 नहीं होगा, +2 ही रहेगा, क्योंकि ये पूरे लोग मिलकर एक एनायन बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर जो है 2 हो जाएगा, यानी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 2। ठीक है, ऐसे यहां हो जाएगा। इसको तोड़िए, आप क्या लिख सकते हैं, ट्वाइस K प्लस प्लस थ्राइस Zn +3 प्लस FeCN होल 6, ये 2 बार। ठीक है ना, और हो जाएगा ये 4-। तो आप देख सकते हैं कि टोटल चार्ज कैटायन पे कितना है ना, +2 और 3 ये +2 होगा ऑफ कोर्स। ठीक है, 3 2 6 और 2 है ना, तो टोटल चार्ज कैटायन पे +6 है, +8 है। ये 3 2 6 इसके ऊपर है और 2 इसके ऊपर 8 है। या फिर आप देख सकते हैं -4 × 2 इसके ऊपर 8 है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर जो है उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। यानी इसका जो इक्विवेलेंट वेट आएगा वो आ जाएगा इसके मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 8। ठीक है, ऐसे यहां हो जाएगा। आप जानते हैं कोऑर्डिनेशन सॉल्ट उसे कहते हैं, जितनी चीजें इस ब्रैकेट में होती हैं वो एक दूसरे का साथ पानी में नहीं छोड़ते हैं, सब एक साथ रहता है। यानी इसको हम लिख सकते हैं 3K प्लस FeCN होल 6 3-। तो आप देख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन इज +3 या टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन इज -3। ठीक है, तो ये जो है ये आ जाएगा 3। ठीक है, यानी इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 3। ठीक है ना, ऐसे ही यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा मैग्नीशियम आयन प्लस NH4 प्लस PO4 3-। ऐसे आयंस में टूटेगा। तो आप देख सकते हैं टोटल चार्ज ऑन ऑल कैटायन इज 3 या टोटल चार्ज ऑन ऑल एनायन इज आल्सो 3। यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट वैलेंसी फैक्टर 3 हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट इसका मॉलिक्यूलर वेट बाई 3 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक और एग्जांपल है। मैंने इतने एग्जांपल इसलिए कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छी तरह से बैठ जाए कि कैसे वैलेंसी फैक्टर आप सॉल्ट का कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब इस केस में लीजिए ये कैसे टूटेगा, आयरन +2 प्लस सल्फेट प्लस ट्वाइस NH4 प्लस है ना, प्लस ट्वाइस सल्फेट है ना, ऐसे टूट जाएगा। अगर आप देखेंगे तो टोटल चार्ज एनायन पे कितना है, 4 है, या कैटायन पे कितना है, +2 × +2। ठीक है ना, +4 हो जाएगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कोई भी ले लीजिए, या तो ये 2 × 2 4 ले लीजिए, या 2 और 2 4 ले लीजिए, ये 4 आ जाएगा, वैलेंसी फैक्टर 4 हो जाएगा। इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 4। ठीक है ना, ऐसे आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई 4 आ जाएगा। तो वैलेंसी फैक्टर हम लोगों ने सॉल्ट्स का निकालना सीख लिया। तो अब तक हम लोगों ने है ना जिन जिन चीजों का वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखा है वो है एसिड, बेसिस, सॉल्ट और आयंस। ठीक है, अब अगली चीज जिसका हम लोगों को वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखना है वो है एलिमेंटल गैसेस। ठीक है, तो आइए अगली चीज देखते हैं, एलिमेंटल गैसेस। एलिमेंटल गैसेस का मतलब क्या हो गया, वो गैस, वो एलिमेंट्स जो गैसियस फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है ना, यानी
E, elemental gases, elemental gases, एलिमेंटल गैसेस का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलता है? तो एलिमेंटल गैसेस का वैलेंसी फैक्टर होता है सम ऑफ वैलेंसीज ऑफ ऑल एटम्स ऑफ दैट गैस मॉलिक्यूल, ऑफ दैट गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अभी आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आएगी कि वैलेंसी फैक्टर निकलता कैसे है। ठीक है, अगर आप बात करिए, है ना, मेरे पास यहाँ पे कई एग्जांपल लेके आया हूं, जैसे ऑक्सीजन है ना, ओजोन है, नाइट्रोजन है ना, ऑक्सीजन है, ओजोन है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। ठीक है, नाइट्रोजन है और फ्लोरीन है। तो इनके वैलेंसी फैक्टर निकालना इतना मुश्किल काम नहीं। ऑक्सीजन का वैलेंसी फैक्टर कैसे आ जाएगा? तो एक ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? पूरी दुनिया जानती है 2 होती है। ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन की कितनी हो जाएगी? 2 × 2 4, यानी इसका वैलेंसी फैक्टर 4 हो जाएगा। यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा? इसका मॉलिक्यूलर वेट 16 2 जा 32 डिवाइड बाय 4, यानी ऑक्सीजन का इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? 8 ग्राम पर इक्विवेलेंट। ठीक है, या ओजोन का लीजिए, एक ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है, तो 3 ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6 हो जाएगी। ठीक है, 6 हो जाएगी। और अगर 6 हो जाएगी तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा इसका? 16 3 जा 48 डिवाइड बाय 6, अगेन ये 8 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही इसी तर्ज पर अगर आप बात करिए नाइट्रोजन की, तो एक नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है। ठीक है, 3 वैलेंसी होती है, तो 2 नाइट्रोजन की कितनी हो जाएगी? 3 2 जा 6, तो इसका इक्विवेलेंट वेट जो हो जाएगा वो मॉलिक्यूलर वेट 14 2 जा 28 डिवाइड बाय 6, यानी 14/3 हो जाएगा। ठीक है, 14/3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर सकते हैं फर्दर, है ना। 14/3 का मतलब हो गया, है ना, 4 3 जा 12 24.67। ठीक है, ऐसे ही फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, तो 1 × 2, 2 फ्लोरीन है, 2 हो जाएगी, इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 19 2 जा 38 डिवाइड बाय 2, यानी ये आ जाएगा कितना? 19 ग्राम पर इक्विवेलेंट। तो ये हम लोगों ने देखा कि एलिमेंटल गैसेस की का इक्विवेलेंट वेट कैसे निकलता है। अब नेक्स्ट चीज है एसिडिक ऑक्साइड्स। ठीक है, नेक्स्ट चीज है एसिडिक ऑक्साइड्स का हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वैलेंसी फैक्टर। तो नेक्स्ट चीज है एसिडिक ऑक्साइड्स। एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स, एसिडिक ऑक्साइड्स का वैलेंसी फैक्टर कैसे कैलकुलेट हो जाएगा? तो आप पहले तो ये समझिए कि एसिडिक ऑक्साइड कैसे कहते हैं। एसिडिक ऑक्साइड उसे कहते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद एसिड बनाए। ठीक है ना, एनी ऑक्साइड which on dissolution in water forms acid is called acidic oxide। ठीक है, अब ऐसे बहुत सारे ऑक्साइड्स होंगे। ठीक है, मैं अभी फॉर एग्जांपल आप, है ना, कई सारे ले सकते हैं, जैसे सल्फर ट्राइऑक्साइड है, वाटर में डिसॉल्व होने के बाद, है ना, H2SO4 बनाएगा। ठीक है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, अब इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? तो एक मॉलिक्यूल ले लीजिए, उसको पानी में डिसॉल्व करिए, वो जितने H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, कितने H+ आयन प्रोड्यूस हुए यहाँ पे? 2, तो हम कहेंगे इस एसिडिक ऑक्साइड का वैलेंसी फैक्टर 2 है। ठीक है, यानी इसका इक्विवेलेंट वेट कितना हो जाएगा? इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा, इसका मॉलिक्यूलर वेट, यानी, है ना, 32 और 16 3 जा 48 80। ठीक है, 80 डिवाइड बाय 2, यानी कितना आ जाएगा? ये 40 आ जाएगा सल्फर ट्राइऑक्साइड का इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, ऐसे ही आप SO2 ले सकते हैं, SO2 प्लस H2O, SO2 का, तो ये इक्विवेलेंट वेट जो निकला है ये SO3 का निकला है। SO3 का इक्विवेलेंट वेट 40 होगा, या SO2 का इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा? H2SO3 बन जाएगा, जो कि 2H+ और एक सल्फेट में टूटेगा, SO3 माइनस में टूटेगा, SO3 2 माइनस में टूटेगा। अगेन यहाँ पे 2H+ है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा, तो इक्विवेलेंट वेट कितना आ जाएगा, है ना, 32 और 32 कितना हो जाएगा? 64। ठीक है,
64/2 32 32 हो जाएगा। ठीक है, इसी तर्ज पर आप कह सकते हैं और भी लोगों का ये निकल सकता है Cl2O5, Cl2O7, N2O3, N2O4, इनका वैलेंसी फैक्टर भी हम निकाल सकते हैं। कैसे? सेम मैं चाहूंगा कि व्यूअर्स पहले इसको पॉज करके खुद करें, अगर ना हो तो फिर आप मुझसे मेरा वीडियो या सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये H2O में डिसॉल्व करेंगे तो ये बनेगा HClO3 2 मोल। ठीक है, HClO3 2 मोल, और ये टूटेगा कैसे? ट्वाइस H प्लस प्लस ट्वाइस Cl3 माइनस, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो जाएगा? 2। इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। ठीक है ना? अब मैं इक्विवेलेंट वेट बार बार नहीं निकाल रहा हूं, ऐसे यहां पे कर लीजिए। H2O को आप लगाइए, ये आ जाएगा ट्वाइस HClO4, और ये डिसोसिएट होगा ट्वाइस H प्लस प्लस ट्वाइस Cl4 माइनस। ठीक है, और ये 2 H प्लस जो है वह 2 वैलेंसी फैक्टर हो गया। ठीक है ना? और प्लस H2O करो, H2O ये हो जाएगा H2N2O4 यानी HNO3। अब ये HNO2 और ये जब टूटेगा तो ये अगेन ट्वाइस H प्लस प्लस ट्वाइस NO2 माइनस में चेंज होगा, इसके वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाए। ठीक है, इसी तरह पर यहां H2O ले लीजिए, ये आ जाएगा H2N2O5 which can be dissociated as HNO2 plus HNO3। हाँ, और ये जब टूटेंगे तो ये एक H प्लस प्लस NO2 माइनस बनाएगा, और ये भी टूटेगा तो एक H प्लस और प्लस NO3 माइनस बनाएगा, यानी एक मॉलिक्यूल इसको डिसॉल्व करने पे मुझे 2 H प्लस आयन मिल रहे हैं, इसलिए इसका भी वैलेंसी फैक्टर जो है 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये एसिडिक ऑक्साइड का हम लोगों ने, है ना, वैलेंसी फैक्टर निकालना सीख लिया। इसी तर्ज पर बेसिक ऑक्साइड का भी हम वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, और वो बिल्कुल भी एसिडिक ऑक्साइड जैसा ही होगा। कैसे निकाल सकते हैं देखा जाए तो एसिडिक ऑक्साइड हो गया ना, बेसिक ऑक्साइड, सॉरी, है ना, बेसिक ऑक्साइड का वैलेंसी फैक्टर कैसे निकलेगा? बेसिक ऑक्साइड, तो फिर अगेन वही बात आ जाएगी, व्हाट डू यू मीन बाय बेसिक ऑक्साइड? बेसिक ऑक्साइड उसे कहते हैं, ठीक है, बेसिक ऑक्साइड उसे कहते हैं जो पानी में डिसॉल्व करने के बाद बेस बनाए। ठीक है, तो एनी ऑक्साइड, जनरली ये मेटल ऑक्साइड होते हैं, एनी ऑक्साइड which on dissolution in water produces base is called basic oxides। ठीक है, आर कॉल्ड बेसिक ऑक्साइड। जनरली ये मेटल ऑक्साइड होते हैं, इसके ज्यादा एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है, एक आध एग्जांपल ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल Na2O है या CaO है, आप इनका, है ना, इक्विवेलेंट वेट या वैलेंसी फैक्टर निकाल सकते हैं। कैसे? आप इसको वाटर डिसॉल्व करिए, इसमें ये हो जाएगा ट्वाइस NaOH। ठीक है, और ट्वाइस NaOH हुआ, और ये टूटेगा जब ट्वाइस Na प्लस और ट्वाइस OH माइनस में, तो जितने OH माइनस प्रोड्यूस होते हैं वही उसका क्या हो जाता है? वैलेंसी फैक्टर हो जाएगा। ठीक है, तो एसिडिक ऑक्साइड के केस में क्या होता था? जितने H प्लस आयन बनते थे वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाता था, और यहां एक मॉलिक्यूल, है ना, बेसिक ऑक्साइड डिसॉल्व करने पर, एक मॉलिक्यूल बेसिक ऑक्साइड डिसॉल्व करने पर जितने OH माइनस आयन प्रोड्यूस होते हैं वो उसका वैलेंसी फैक्टर हो जाता है। ऐसे ही आप, ठीक है ना, H2O CaOH whole twice changes into calcium +2 plus twice OH माइनस आयन। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ट्वाइस OH माइनस आयन है ना, यहां पे भी आपने देखा कि 1 मोल कैल्शियम ऑक्साइड जो कि एक बेसिक ऑक्साइड है। कैसे पता बेसिक है? क्योंकि पानी में घुलने के बाद क्या बना रहा है? बेस बना रहा है। ठीक है, तो ये जो 1 मोल बेसिक ऑक्साइड लेने पे 2 OH माइनस प्रोड्यूस हो रहा है, तो मैं कह सकता हूं कि इसका वैलेंसी फैक्टर जो है वो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ठीक है, वैलेंसी फैक्टर 2 हो जाएगा। तो यहां पर हम लोगों ने अब तक काफी तरह के वैलेंसी फैक्टर देख लिए। एसिड देखा, बेस, सॉल्ट, आयन, एलिमेंटल गैसेस, एसिडिक ऑक्साइड्स और क्या? बेसिक ऑक्साइड्स। ठीक है, ये इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली। अब जो मेजर आपको मेजर वैलेंसी फैक्टर निकालना सीखना है वो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट का है।